हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में समाजशास्त्र की मूलभूत अवधारणाओं में से समुदाय, संस्था, समिति, संस्कृति, मानदंड एवं मूल्यों से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड समाजशास्त्र के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे जुड़ी हुई जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पर आपको मैसेज करके पूरी जानकारी मिल जाएगी। किसी भी तरह की कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको ये सारे नोट्स में ये टॉपिक्स देखने को मिलेंगे और ध्यान रखिएगा, ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं। इसके अलावा वन लाइनर में भी आपको नोट्स देखने को मिल जाएंगे। समाजशास्त्र के जो प्रैक्टिस सेट हैं ये आपका यूपी पीजीटी का एग्जाम, जीआईसी, जीडीसी, बिहार पीजीटी, बिहार स्टेट हो जाएगा, आपका एमपी सेट है ना। सभी परीक्षाओं, असिस्टेंट प्रोफेसर, सभी परीक्षाओं के लिए प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की सोशियोलॉजी की प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो ये भी आपको मिल जाएगा। 1000 इसमें प्रश्न है। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट की बात की जाए तो इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे और राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर के जीएस प्रैक्टिस सेट में आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। कोई भी जानकारी चाहते हैं तो नंबर दिया गया है व्हाट्सएप, इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहां पर हो गया था, यहां तक हो गया था। चलिए यहां से शुरू करना है। प्रश्न है, किसने कहा है कि समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को इंगित करती है? विकल्प में यहां पर दिया गया है मैकेवर, नाडेल, मैक्स वेबर, जिन्सबर्ग। किसका कहना है समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा की विधि या साधन को? कि किसका कहना है? मैकेवर का कहना है। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, इस तरीके से पूछा जाता है किसका कहना है। तो ध्यान रखिएगा, मैकेवर के द्वारा ये बात कही गई है। अक्सर परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए, बताना है कौन सा सही है। समिति विशेष हितों को पूरा करने के लिए मनुष्यों का एक संगठन है, जबकि अन्य हितों की पूर्ति के लिए निर्मित नियमों की व्यवस्था। समितियों की अपेक्षा संस्थाएं अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती हैं। समिति मूर्त है जबकि संस्था अमूर्त होती है, या फिर उपरोक्त यहाँ पर सभी सही हैं। समिति विशेष हितों को पूरा करने के लिए मनुष्यों का संगठन है, जबकि संस्था अन्य हितों की पूर्ति के लिए एक नियमित नियमों की व्यवस्था है। संस्था उन हितों को पूरा करने के लिए निर्मित नियमों की व्यवस्था है। ठीक है, अब बताइए सही क्या है? तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? ये सारे हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। समितियों की अपेक्षा संस्थाएं अपेक्षाकृत अधिक स्थायी होती हैं। समिति मूर्त है जबकि संस्था अमूर्त होती है। ठीक है, समिति का लक्षण एक क्या था? समिति अस्थायी प्रकृति, समिति की अस्थायी प्रकृति होती है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्न में से कौन सी समिति है? दहेज प्रथा, श्रमिक संघ, विवाह, नातेदारी। समिति पूछा जा रहा है, इनमें से समिति किसे कहेंगे हम? समिति का उदाहरण क्या है? श्रमिक संघ है। यहां पर क्या हो जाएगा? श्रमिक संघ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, यह तर्क किसका है कि किसी एक हित या कुछ हितों को प्राप्त करने के लिए निर्मित संगठन समिति है? ये किसका कहना है? संगठन समिति को इस तरीके से किसने परिभाषित किया? ग्रीन, ब्लूमर, मैकेवर एंड पेज, बोटोमोर यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा मैकेवर एंड पेज। ठीक है, किसी एक हित या कुछ हितों को प्राप्त करने के लिए निर्मित संगठन समिति कहलाता है, ये कहना मैकेवर एंड पेज का है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, इनमें से कौन सी संस्था की विशेषता नहीं है? नियमों की संरचना, प्रतीक, एक अमूर्त व्यवस्था, व्यक्तियों का समूह। संस्था की विशेषता नहीं है यह बताना है। तो यहाँ पर व्यक्तियों का समूह ये नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। प्रश्न है, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन है, यह किसने कहा? क्रोबर, हंटन, रेडफील्ड या फिर इनमें से कोई भी नहीं? बताइए, लघु समुदाय पालने से लेकर शमशान तक के जीवन का संयोजन ही है, किसका कहना है?
रॉबर्ट रेडफील्ड का है। देखिए इंपॉर्टेंट बात आपको इनसे रॉबर्ट रेडफील्ड से जुड़ी हुई इस कॉन्सेप्ट से देखने को मिलेगी। डायरेक्टली पूछा जाता है लघु समुदाय की अवधारणा किसने दी, ठीक है। लघु समुदाय की अवधारणा के जनक कौन है, तो याद रखिएगा रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। अच्छा, लघु समुदाय की अवधारणा कहाँ पर अध्ययन करके इन्होंने दी है, एक इस तरीके से भी पूछा जाता है। चानकोन गांव है, कहाँ का है, मैक्सिको का है। वहां पर अध्ययन करके इन्होंने रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं या 4 लक्षण बताई थी। एक तो बताया था लघुता, दूसरा विशिष्टता, तीसरा समरूपता और चौथा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता, ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय से संबंधित रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा बताई गई हैं। और गांव को, ठीक है, गांव लघु समुदाय का उदाहरण है। गांव लघु समुदाय का उदाहरण है, इस तरीके से पूछा जाता है। किसका कहना है, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा ही बात कही गई है। लघु समुदाय जन्म से लेकर मृत्यु तक का प्रबंधन है। देखिए इस तरीके से भी पूछा गया, तो किसने कहा है, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता नगरीय समुदाय की है, गैर कृषि व्यवसाय, बड़ा आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व या फिर ये सभी। नगरीय समुदाय की है, ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ये सभी विशेषताएं हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने गांव को लघु समुदाय का सुस्पष्ट उदाहरण माना। अभी बताया गया गांव को लघु समुदाय का उदाहरण किसने कहा था, रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा था। विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। गवर्नमेंट के अनुसार शरण स्थल किसका उदाहरण है, सामाजिक व्यवस्था का, अस्पताल का, पूर्ण संस्था का या फिर परंपरागत परिवार का। यहां पर पूर्ण संस्था यानी कि संपूर्ण संस्था या समग्र संस्था, टोटल इंस्टीट्यूशन होगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसमें सदस्यता नहीं होती, संस्था, समिति, समुदाय, सामाजिक समूह की सदस्यता नहीं होती। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के सदस्य नहीं होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। विकल्प ए यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर संपूर्ण संस्था के उदाहरण में जो गवर्नमेंट है, ये जेल, पागलखाने को भी बताते हैं, ठीक है। जेल, पागलखाना, हो सकता है शरण स्थल की जगह जेल, पागलखाना दिया हो। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा मूल के 2 प्रकार, साधारण मूल और परिधि मूल बताए गए। विलियम पेरी, सी एम केस, एम एस गोरे, राधा कमल मुखर्जी। इनमें से किसने साधारण मूल और परिधि मूल की बात की है। साधारण मूल्य और परिधि मूल, देखिए विलियम पेरी की बात करें तो इन्होंने 4 तरह के मूल्य बताए हैं, ठीक है। 4 प्रकार के मूल्य बताए हैं। पहला हो जाएगा सकारात्मक मूल्य, सकारात्मक मूल्य। दूसरा हो जाएगा नकारात्मक मूल्य, सकारात्मक मूल्य, नकारात्मक मूल्य हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा विकासवादी मूल्य, ठीक है, विकासवादी मूल्य हो जाएगा। चौथा हो जाएगा वास्तविक मूल्य, ठीक है, वास्तविक मूल्य हो जाएगा। ये 4 प्रकार के मूल्य किसने बताए हैं, विलियम पेरी के द्वारा बताए गए हैं, इसे याद रखिएगा। और यहाँ पर सही होगा एम एस गोरे। एम एस गोरे ने साधारण मूल्य और परिधि मूल्य की बात की थी, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न है, किसका कहना है कि सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप, कार्य संपन्न का ऐसा तरीका है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है। रॉबर्ट बियरस्टेड, किम्बॉल यंग, किंग्सले डेविस, लुनबर्ग यहाँ पर विकल्प हैं। सामाजिक प्रतिमान एक प्रमाणित कार्य प्रणाली का रूप है, कार्य संपन्न का ऐसा तरीका है जो समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त है। सही यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए रॉबर्ट बियरस्टेड, ठीक है। रॉबर्ट बियरस्टेड, ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इनकी एक पुस्तक है द सोशल ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, द सोशल ऑर्डर 1970 में आती है। रॉबर्ट बियरस्टेड की, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और इन्होंने सामाजिक प्रतिमान को 3 श्रेणियों में विभाजित किया था। 3 श्रेणियां जनरीतियां हैं, जनरीतियां, रूढ़ियां और तीसरा कानून। सामाजिक प्रतिमान को इन 3 श्रेणियों में विभाजित किसने किया है, बियरस्टेड ने किया है, ये याद रखिएगा, अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। और सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार, सामाजिक प्रतिमान के 2 प्रकार रॉबर्ट बियरस्टेड बताते हैं। एक तो सामुदायिक प्रतिमान है,
सामुदायिक प्रतिमान हो जाएगा, और तीसरा संघात्मक प्रतिमान, सामुदायिक और संघात्मक प्रतिमान हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बेयरस्टेट द्वारा बताए गए हैं। आगे देखते हैं, किसने समस्त सामाजिक आदर्श नियमों को 3 कोटियों, जनरीतियां, रूढ़ियां और कानून में विभाजित किया? अभी बताया गया, रॉबर्ट बेयरस्टेट ने। ठीक है, रॉबर्ट बेयरस्टेट ने, विकल्प डी यहां पर सही हो जाएगा। और सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार का नियंत्रण है, ये किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने कहा है। ठीक है, सामाजिक प्रतिमान, सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार का नियंत्रण है, सामाजिक प्रतिमान एक प्रकार का नियंत्रण है, यह किसका कहना है? सामाजिक प्रतिमान एक तरह का नियंत्रण है, यह किसने कहा है? किंग्सले डेविस ने कहा है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किंग्सले डेविस का एक इनका क्लासिफिकेशन भी मुझे याद आ रहा है, मैंने आपको क्लास पे बताया है, इससे पहले वाली जो क्लास हुई है उसमें किंग्सले डेविस ने जो क्लासिफिकेशन किया था उसमें बताया था, जिसमें उन्होंने जनरीतियां, रूढ़ियां, कानून की भी बात की थी। इसके अलावा उन्होंने परिपाटी की भी बात की थी, कुछ याद आ रहा है मुझे, हाँ, परिपाटी धर्म, ठीक है, इस तरीके से भी बात की थी। इनके बात करें, इन्होंने जनरीतियां की बात की, जनरीतियां, ठीक है, रूढ़ियों की बात की है क्लासिफिकेशन में, कानून की भी बात की थी, ठीक है, कानून की भी बात की थी। इसके अलावा संस्थाओं की बात की, ठीक है, संस्था की भी बात की, नैतिकता, धर्म, परिपाटी, शिष्टाचार, ये सभी आ जाएंगे। इस तरीके से जो सामाजिक प्रतिमान का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया है? किंग्सले डेविस ने किया है। ठीक है, यहाँ पर बेयरस्टेट होगा, विकल्प डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसने विकसित की? मर्टन, पार्सन्स, वुड्स, राधा कमल मुखर्जी हैं। सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसकी है? सामाजिक मूल्यों की अवधारणा किसका कॉन्सेप्ट है सामाजिक मूल्यों का? तो यहाँ पर सही हो जाएगा राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। और सामाजिक मूल्यों के ये 2 प्रकार बताते हैं, एक क्या है? साध्य मूल्य है, साध्य मूल्य, और दूसरा साधन्य मूल्य। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। जेम्स पेरी का भी एक आता है, ठीक है, जेम्स पेरी का भी आता है, ये 4 बताते हैं। जेम्स पेरी सामाजिक मूल्य की बात करते हैं, एक तो सकारात्मक सामाजिक मूल्य है, दूसरा है नकारात्मक सामाजिक मूल्य है, तीसरा क्या हो जाएगा? विकासवादी सामाजिक मूल्य है, चौथा हो जाएगा वास्तविक सामाजिक मूल्य। ठीक है, तो ये जो प्रकार हैं 4 जेम्स पेरी के द्वारा बताए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है दबाव समूह के सहयोग से, श्रम संघ की मदद से, समाजीकरण से, या फिर वरिष्ठों के भय से? सामाजिक मूल्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से उन्नत किया जा सकता है समाजीकरण से। ठीक है, समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त जो नियम है, मानदंड है, उनको आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। और समाजीकरण की बात सबसे पहले जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई थी। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने की है समाजीकरण की सबसे पहली बात। इससे संबंधित कुछ विशेषताएं हैं समाजीकरण के लिए जो कि जाननी जरूरी है। समाजीकरण कैसी प्रक्रिया है? समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, यह जीवन प्रयत्न चलती है। समाजीकरण जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया। जीवन प्रयत्न चलेगी तो यानी गतिशील प्रक्रिया हो जाएगी, चेतन प्रक्रिया है। ठीक है, क्या है? चेतन प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। प्रारंभिक जो अवस्था है समाजीकरण की, ये बाल्यावस्था है। ठीक है, बाल्यावस्था हो जाएगी। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अवस्था है ये कौन सी है? तो महत्वपूर्ण अवस्था में बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है। ठीक है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था मानी जाती है, ये समाजीकरण की व्यवस्था है, ये याद रखिएगा। ठीक है, महत्वपूर्ण अवस्था बाल्यावस्था से किशोरावस्था। समाजीकरण सीखने की प्रक्रिया है, जीवन प्रयत्न चलती है, गतिशील प्रक्रिया है, चेतन प्रक्रिया है। प्रारंभिक अवस्था इसकी बाल्यावस्था है। समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त मूल्य मानदंडों को आत्मसात करने की प्रक्रिया ही समाजीकरण कहलाती है। और सबसे पहले समाजीकरण की बात जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा की गई है। इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए सोशलाइजेशन से जुड़ा हुआ, जो कि ज्यादातर परीक्षाओं में
पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इनमें से किसने परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्यों और विशिष्टकृत मूल्य में के आधार पर किया है? परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्यों और विशिष्टीकृत मूल्य के आधार पर किया। राधा कमल मुखर्जी, जेम्स पेरी, पार्सन्स, डेविड मूर, यहाँ पर डेविड कूपर यहाँ पर है। ठीक है, तो परिवार का अध्ययन सार्वभौमिक मूल्य और विशिष्टीकृत मूल्य के आधार पर किसने किया है? तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर राइट आंसर पार्सन्स हो जाएगा। ठीक है, पार्सन्स हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी ने साध्य और साधन मूल्य की बात की थी, साध्य मूल्य और साधन मूल्य की बात की थी। ठीक है, साध्य और साधन मूल्य की बात की थी। जेम्स पेरी की अभी आपको बताया गया, चलिए एक बार से फिर से देख लेते हैं, याद भी हो जाएगा, बार बार बोला जाएगा तो इसे। सकारात्मक मूल्य, ठीक है, सकारात्मक मूल्य हो जाएगा। दूसरा नकारात्मक मूल्य हो जाएगा। ठीक है, नकारात्मक मूल्य हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा विकासवादी मूल्य, विकासवादी मूल्य हो जाएगा। और इसके अलावा चौथा हो जाएगा वास्तविक मूल्य। तो ये किसने बताया है? ये बताया है जेम्स पेरी ने। ठीक है, यहाँ पर पार्सन्स होगा, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब मिलान करना है। यहाँ पर देखिए अवधारणाएं दी गई हैं। सांस्कृतिक विलंबना की किसकी है? ये ऑकबर्न की है। सोशल चेंज, इस पुस्तक में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, यह किसका कहना है? क्लूखॉन का कहना है। संस्कृति, एक सेकेंड के लिए रुकेंगे। संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है। संस्कृति के देखिए प्रकट अप्रकट प्रकार की बात किसने की थी? क्रोबर ने तो अधिसावयवी और अधिवैतिक संस्कृति को अधिवैतिक अधिसावयवी कहा था। संस्कृति के प्रकट और अप्रकट की बात किसने की है? क्लूखॉन ने। और संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग, ये हर्शकोविट्ज का कहना था। तो इसे यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर सी का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, यहाँ पर बी का हो जाएगा थर्ड, सी का हो जाएगा सेकेंड। ठीक है, इसे ठीक कर लेंगे। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है। ऑप्शंस है मैकेवर, टाइलर, घुरिये, गॉर्डनर। संस्कृति मूल्यांकनों तथा शैलियों में अपनी अभिव्यक्ति करते हुए जीवन को कहा जाता है। संस्कृति किस तरीके से परिभाषा किसने दी है? मैकेवन ने दी है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। टाइलर की संस्कृति की परिभाषा अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट भी है। संस्कृति संपूर्ण जटिलता, शॉर्ट में दे देते हैं या फिर पूरी ही परिभाषा आती है। तो इन्होंने कहा संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून, धर्म, प्रथा, ऐसी वे सभी क्षमताएं या गुण आदतें शामिल हो जाते हैं जिसे समाज का सदस्य होने के नाते व्यक्ति प्राप्त करता है। तो इस तरीके से पूछी जाए परिभाषा संस्कृति से जुड़ी हुई किसकी है? टाइलर की है, ये याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए, नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत किसका है? फिशर, बर्गेस, वर्थ, गॉल्पिन यहाँ पर है। नगरीकरण से संबंधित उप संस्कृति का सिद्धांत तो किसका है? फिशर का है। यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा का उपयोग एवं परीक्षण भारतीय समाज के अध्ययन में किसने किया? एस.सी. दुबे, एम.एन. श्रीनिवास, बी.आर. चौहान, योगेश अटल। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर बताने से पहले लघु समुदाय से जुड़ी कुछ बातें आपके लिए जाननी जरूरी है। लघु समुदाय की अवधारणा के जनक कौन है? लघु समुदाय की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है। एक प्रश्न ये बनता है डायरेक्टली, कहां पर अध्ययन करके दी है? चानकोम गांव है, कहाँ का है? मैक्सिको का है। मैक्सिको के चानकोम गांव पर अध्ययन किया रॉबर्ट रेडफील्ड ने। और लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की अवधारणा दी है। इससे संबंधित पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी। कब आती है? 1955 में आती है। लघु समुदाय की 4 विशेषताएं बताई हैं इन्होंने, रॉबर्ट रेडफील्ड ने। लघुता, दूसरी है विशिष्टता, लघुता विशिष्टता, तीसरी है समरूपता और चौथी है आत्मनिर्भरता। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं लघु समुदाय की रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताई। कहा जहां पर भी ये 4 विशेषताएं पाई जाएंगी उसे हम लघु समुदाय कहेंगे। और गांव
लघु समुदाय है, ये किसका कहना है, या गांव को लघु समुदाय का उदाहरण किसने कहा, रॉबर्ट रेडफील्ड ने ही कहा। गांव लघु समुदाय है, ये रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा। अब इन्होंने जब लिटिल कम्युनिटी लघु समुदाय की अवधारणा दी, तो अवधारणा के बाद कई समाजशास्त्री, कई विद्वानों ने इनकी इस अवधारणा का परीक्षण भी किया और बहुतों ने इसका खंडन भी किया। जो सबसे पहले परीक्षण किया गया था वो बृजराज चौहान के द्वारा किया गया था और भारतीय गांव में भी किया, और इन्होंने ये देखा कि क्या वाकई लघु समुदाय की जो अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड ने दी वो भारतीय गांव में ये अवधारणा सही बैठती है, क्या भारतीय गांव को लघु समुदाय कहा जा सकता है। तो और ये इन्होंने 4 जो विशेषताएं बताई थी, ये उन्होंने राजस्थान के गांव सादरनी में उन्होंने देखा था, और वहां पर इन्हें 2 विशेषताओं का अभाव पाया गया था। ये 2 विशेषताएं जो चौहान द्वारा बताई गई हैं, जो वहां पर राजस्थान के गांव में नहीं देखने को मिली, समरूपता का अभाव और आत्मनिर्भरता। इन 2 विशेषताओं को वहां पर, इन 2 विशेषताएं वहां पर नहीं पाई गई। बृजराज चौहान ने राजस्थान पे जो किया था अध्ययन, ठीक है, तो इन 2 विशेषताओं का अभाव पाया गया और उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में लघु समुदाय की अवधारणा रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा जो दी जाती है वो सही नहीं है। भारतीय गांव को लघु समुदाय का उदाहरण नहीं कहा जा सकता, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर विकल्प होगा सी सही। अब प्रश्न है, किसने मत व्यक्त किया है कि लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का ढंग है। बी टेलर, मैकएवर, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स यहाँ पर विकल्प हैं। लोगों की संस्कृति का प्रमुख निर्धारक उत्पादन का संगठक है, उत्पादन का ढंग है। सही यहाँ पर होगा कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स होगा, विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नांकित सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन के सिद्धांतकारों में किसने यह तथ्य दिया कि परिवर्तन बाह्य कारकों द्वारा समर्थन पाते हुए व्यवस्था के भीतर से घटित होता है। ऑप्शंस पे पैरेटो, स्पेंगलर, टॉयनबी, सोरोकिन दिए गए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत किसका था, सोरोकिन का था, सोरोकिन ने दिया था। सोशल चेंज वाले में आपको बताया गया, कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछे भी गए हैं, बताए भी गए हैं। इनके सामाजिक परिवर्तन का जो सांस्कृतिक सिद्धांत है उसे सीमाओं के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, सीमाओं का सिद्धांत। इसके अलावा उतार चढ़ाव का सिद्धांत, उतार चढ़ाव का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम का सिद्धांत, इन सभी नामों से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, पूछ लिया जा सकता है सीमाओं का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से किसके द्वारा दिया गया है, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो सोरोकिन होगा, डी यहाँ पर होगा। प्रश्न है, सामाजिक संस्थाएं समान इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है यह कहा गया है। कूले, किंग्सले डेविस, E.A. रॉस, शेरिफ एंड शेरिफ। सामाजिक संस्थाएं समान इच्छाओं द्वारा संस्थापित संगठित मानव संबंधों का पुंज है या किसका कहना है। यहाँ पर सही हो जाएगा किंग्सले डेविस, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। किंग्सले डेविस यहाँ पर राइट है, और इनकी पुस्तक है ह्यूमन सोसाइटी, मानव समाज, 1936 में यह बुक आती है, इनकी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, पर संस्कृति ग्रहण की निम्न विशेषताओं पर विचार करना है, सही क्या है ये बताना है। तो पर संस्कृति ग्रहण एक तरफा प्रक्रिया है। पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही प्रकार से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखती हैं। और पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की एक प्रक्रिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पर संस्कृति ग्रहण स्वेच्छा या दबाव दोनों ही तरह से हो सकता है। पर संस्कृति ग्रहण में संपर्क में आने वाली दोनों ही संस्कृतियों का संपूर्ण मिश्रण नहीं होता, बल्कि वे अपनी विशेषताएं भी बनाए रखते हैं। और पर संस्कृति ग्रहण सांस्कृतिक संप्रेक्षण अर्थात एक समूह से दूसरे समूह में संस्कृति हस्तांतरण की प्रक्रिया है। यहाँ पर विकल्प बी हो जाएगा, ठीक है, विकल्प बी यहाँ पर सही होगा। अब आखिरी प्रश्न देखिए, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है कहलाती है। विकल्प है सांस्कृतिक प्रसार, पर संस्कृति ग्रहण, सांस्कृतिक सापेक्षवाद, सांस्कृतिक संपर्क। यहाँ पर विकल्प है वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी समाज में आविष्कृत अथवा शोधित सांस्कृतिक तत्वों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में अन्य समाजों में विस्तार होता है, उसे हम क्या कहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, सांस्कृतिक प्रसार होगा। और सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है,
क्लॉर्क विस्लर के द्वारा दी गई है। ठीक है, याद रखिएगा, क्लॉर्क विस्लर ने सांस्कृतिक प्रसार की अवधारणा दी है। और होता क्या है सांस्कृतिक प्रसार? तो संस्कृति का सांस्कृतिक केंद्र से परिधि की ओर बढ़ना या परिधि की ओर फैलाव ही सांस्कृतिक प्रसार है। संस्कृति का सांस्कृतिक केंद्र से परिधि की ओर, ठीक है, परिधि की ओर फैलाव या बढ़ना ही सांस्कृतिक प्रसार है। ठीक है, सांस्कृतिक प्रसार है। प्रसार हम किसे कहते हैं? एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में किसी तत्व का फैलाव प्रसार कहलाता है ना। तो सांस्कृतिक प्रसार की बात हो रही है, तो संस्कृति का सांस्कृतिक केंद्र से परिधि की ओर जो फैलाव है, बढ़ना है, यही सांस्कृतिक प्रसार कहलाता है। इसे याद रखिएगा। और इसके अलावा सांस्कृतिक सापेक्षवाद की बात की जाए, ठीक है, यहाँ पर जो सांस्कृतिक सापेक्षवाद आया है, तो याद रखिएगा हर्शकोविट्स ने सांस्कृतिक प्रसारवाद के 3 स्वरूप बताए थे। पहला है इन्होंने जो बताया विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण। ठीक है, यहाँ पर एक सेकेंड, सांस्कृतिक सापेक्षवाद नहीं, पर संस्कृति ग्रहण होगा। ठीक है, विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण, विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण होगा। तीसरा होगा प्रति पर संस्कृति ग्रहण होगा। तीसरा हो जाएगा परा संस्कृति ग्रहण हो जाएगा। ये 3 है। पहला है विरोधात्मक पर संस्कृति ग्रहण, दूसरा है प्रति पर संस्कृति ग्रहण, तीसरा है परा संस्कृति ग्रहण। ये 3 स्वरूप पर संस्कृति ग्रहण के किसने बताए हैं? ये हर्शकोविट्स ने बताए हैं। इसे याद रखिएगा। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा।